हे दोस्तों, हमारे देश में ना एमबीए की डिग्री बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। इसलिए आप देखना, जो भी लोग कॉमर्स करते हैं यूजुअली वो बोलते हैं कि यार एमबीए तो करना ही पड़ेगा। मेरे कई सारे फ्रेंड्स ने किया है। इनफैक्ट कई बार जो साइंस लेते हैं, इंजीनियरिंग करते हैं, वो लोग इंजीनियरिंग खत्म करने के बाद भी एमबीए करते हैं। क्यों? क्योंकि एमबीए करने के बाद कई बार बहुत अच्छी जॉब मिल जाती है, अच्छे का पैकेज मिल जाता है। और चलो, कॉमर्स वालों को तो समझ में भी आता है। साइंस वाले भी कई बार इंजीनियरिंग बीई करने के बाद एमबीए करते हैं ताकि उन्हें अच्छी पैकेज मिल सके, अच्छा जॉब मिल सके। इनफैक्ट कुछ टाइम पहले तो मेरा भी मन कर रहा था कि मैं भी एमबीए कर लूँ, लेकिन मेरे पास एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि टाइम का इशू था। ऐसे ही बहुत सारे लोग आज के टाइम पे एमबीए करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास टाइम नहीं होता है या फिर पैसे नहीं होते हैं। ऐसी कुछ सिचुएशन हुई थी जॉश कॉफमैन के पास। जब उनको प्रॉक्टर एंड गैम्बल कंपनी में जॉब ऑफर आई थी तो उन्होंने एज एन असिस्टेंट ब्रांड मैनेजर वहाँ की पोस्ट एक्सेप्ट कर ली। बट जब वो वहाँ काम करने गए तो उन्होंने देखा कि उनके आसपास के सारे कॉलीग्स लोग हैं ना, टॉप यूनिवर्सिटी से एमबीए की डिग्री लेके आए हुए थे। बट जॉश के पास कोई एमबीए की डिग्री नहीं थी, इसलिए वो चाहते थे कि उनके पास भी ये नॉलेज हो। बट ऑब्वियसली वो थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स और बहुत सारा टाइम एमबीए में इन्वेस्ट नहीं कर सकते थे। इसलिए वो रिसर्च करने लग गए कि क्या बिना एमबीए की डिग्री लिए भी कुछ किया जा सकता है, कुछ जुगाड़ है बीच में। तो वेल, रिसर्च करते करते उन्हें पता चला चार्ली मंगर के बारे में। जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दूं, वॉरेन बफेट के पार्टनर है चार्ली मंगर, जिन दोनों ने मिलकर ही बर्कशायर हैथवे नाम की कंपनी को $400 बिलियन की कंपनी बना दी है। वॉरेन बफेट बोलते हैं ना कि मंगर ने फॉर्मल बिजनेस एजुकेशन नहीं ली है, कोई एमबीए नहीं किया है। बट वो एक ऐसे इंसान है जिन्होंने ट्रेडिशनल फॉर्म में बिजनेस रिलेटेड एजुकेशन नहीं ली है, लेकिन वो किसी भी बिजनेस को बहुत अच्छे तरीके से जज कर सकते हैं, इतना अच्छे से जितना उन्होंने और किसी को करते हुए नहीं देखा है। और ये सब उन्होंने कैसे किया? कई सारी बिजनेस रिलेटेड बुक्स पढ़ के। इसीलिए फिर उनसे ही इंस्पायर होकर जॉश कॉफमैन ने सोचा कि चलो मैं भी एक काम करता हूँ कि जितनी भी एमबीए से रिलेटेड अच्छे अच्छे कोर्सेज है, उन सारे कोर्सेज की सारी बुक्स को पढ़ूंगा विदाउट कोई डिग्री लिए। और उन्होंने फिर वही करना चालू किया। उन्होंने कई सारी पूरे वर्ल्ड की जो सबसे बेस्ट कॉलेजेस होती है, जिनके एमबीए के कोर्सेज होते हैं, उनकी ही बुक्स को पढ़ना स्टार्ट किया। और वन बाय वन जब उन्होंने इन सारी बुक्स को पढ़ा, तब उन्हें एक पैटर्न दिखना स्टार्ट हुआ। वैसे तो कई सारी बुक्स में कई सारी अलग अलग बातें थी, लेकिन कुछ बातें बार बार रिपीट हो रही थी, जो बेसिकली आप बोल सकते हो फंडामेंटल होते हैं एक अच्छे बिजनेस के। और वो फंडामेंटल उन्हें क्लियरली दिखने लग गए। और उसी सारी बुक्स की नॉलेज को मिला के उन्होंने बुक लिखी द पर्सनल एमबीए। पर्सनल एमबीए एक ऐसी बुक है जिसके अंदर आपको दुनिया भर की एमबीए से रिलेटेड जो सबसे इंपॉर्टेंट नॉलेज होती है ना, सबसे इंपॉर्टेंट, वो आपको मिल जाएगी बिना लाखों रुपए खर्च करके या फिर अपने सालों लगा के, जो कई बार लोग नहीं कर पाते हैं। जॉश कॉफमैन बोलते हैं ना कि जब उन्होंने इतनी सारी बुक्स पढ़ी, इतने सारे कोर्सेज को स्टडी करा, तो उन्हें एक बेसिक फ्रेमवर्क दिखना स्टार्ट हुआ। एक फ्रेमवर्क जो बहुत पावरफुल है। ना, ये जो फ्रेमवर्क है ना, इसे आप 5 सेंटेंसेस में डिफाइन कर सकते हो। जिसका पहला सेंटेंस बोलता है कि कोई भी सक्सेसफुल बिजनेस क्रिएट करने के लिए सबसे पहली चीज जो आपको करनी पड़ेगी वो है टू प्रोवाइड समथिंग ऑफ वैल्यू। फिर दूसरा स्टेटमेंट है ऐसी वैल्यूएबल चीज जिसकी दूसरे लोगों को वांट या नीड है। और फिर थर्ड, ऐसी चीज जिसके लिए लोग आपको पैसे देने के लिए तैयार है। और फोर्थ, जिसे खरीदने के बाद फिर लोगों की वो नीड्स और एक्सपेक्टेशन पूरी हो सके। और फिफ्थ, ये सब करने के साथ साथ वो बिजनेस सफिशिएंट रेवेन्यू बनाना चाहिए, लॉस में नहीं होना चाहिए। और जब ये पांचों चीज होगी तभी आप एक सक्सेसफुल बिजनेस क्रिएट कर सकते हो। अगर आपको एक सक्सेसफुल बिजनेस क्रिएट करना है तो आपको 5 चीजों पे फोकस करना ही पड़ेगा। पहला, सबसे पहले आपको एक ऐसा प्रोडक्ट या सर्विस देना पड़ेगा जो लोगों को वैल्यू देती है। सेकंड, आपको फोकस करना पड़ेगा मार्केटिंग पे। थर्ड, आपको फोकस करना पड़ेगा सेल्स पे। फोर्थ, आपको फोकस करना पड़ेगा वैल्यू डिलीवरी पे। और फिफ्थ, आपको फोकस करना पड़ेगा फाइनेंसेस पे। मोटे मोटे हिसाब से देखें तो बस ये 5 चीज़ों पे अगर आप फोकस करोगे तो आप एक सक्सेसफुल बिजनेस क्रिएट कर सकते हो। और अभी इन 5 चीज़ों को ही हम एक एक करके डिटेल में थोड़ा समझेंगे, जिसमें से सबसे पहले आता है वैल्यू क्रिएशन। वैल्यू क्रिएशन सबसे पहला स्टेप होता है। आपका बिजनेस तब तक हिट नहीं हो सकता है जब तक आप सही मार्केट में ना हो, जब तक आप लोगों को वो सही चीज़ ना दे रहे हो जिसकी उनको नीड या वांट है। अब लोगों की नीड्स क्या क्या होती है? वेल, ऑथर 5 चीज़ें बोलते हैं जो बेसिक ह्यूमन ड्राइवर्स होते हैं, बेसिक नीड्स होती है। अगर इन 5 में से कोई भी चीज़ को आप टारगेट करोगे तो आप एक अच्छा वैल्यूएबल प्रोडक्ट क्रिएट कर सकते हो। पहली ह्यूमन नीड है ड्राइव टू एक्वायर। हम लोगों को ना कोई भी चीज़ खरीदने का शौक होता है, फिजिकल ऑब्जेक्ट्स जो हमें स्टेटस, पावर या इन्फ्लुएंस दे, जैसे कि आईफोन, आईमैक, कार। सेकेंड नीड जो होती है वो होती है ड्राइव टू बॉन्ड। हम सभी लोगों को ना वैल्यूड और लव्ड फील करना है। इसलिए अगर आपका ऐसा कोई बिजनेस है जो लोगों को बॉन्ड्स बनाने में हेल्प कर रहा है, उनको अट्रैक्टिव फील कराने में हेल्प कर रहा है, तो ये नीड भी बहुत पावरफुल होती है। थर्ड नीड आती है ड्राइव टू लर्न। हम इंसानों में ना सीखने की क्यूरोसिटी रहती है, इसलिए अगर आप अपने प्रोडक्ट या सर्विस से लोगों को कुछ सिखा रहे हो अच्छी चीज़ें, तो इससे भी आप अच्छा प्रोडक्ट बना सकते हो। फोर्थ आता है नीड टू ड्राइव डिफेंड। हम सभी लोगों को ना सेफ फील करना है, अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, इसीलिए इससे रिलेटेड चीज़ें भी, प्रोडक्ट्स और सर्विसेज भी काफ़ी चलते हैं, जैसे लॉक, कैमरा सिस्टम्स, गन्स और ये सारी चीज़ें। फिफ्थ, नीड ऑफ ड्राइव टू फील।
हम सारे ह्यूमंस लॉजिकल क्रिएशन नहीं बल्कि इमोशनल क्रिएचर है। इसलिए हम लोगों को ना अपनी इमोशंस फील करने में भी अगर कोई प्रोडक्ट या सर्विस हेल्प कर रहा है, जैसे प्लेजर, एक्साइटमेंट, एंटरटेनमेंट, एंटिसिपेशन, तो वो प्रोडक्ट्स भी काफ़ी चलते हैं या सर्विसेज। इसलिए आप देखना एंटरटेनमेंट से रिलेटेड शोज होते हैं, अम्यूजमेंट पार्क, यही सारी चीज़ें भी काफ़ी चलती है। ये तो चलो हो गई 5 नीड्स। ऐसी ऑथर फिर 12 स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ वैल्यू भी बता रहे हैं जो आप दोगे तो उसके बदले में लोग आपको पैसा देंगे, जिसमें से पहला आता है ऑब्वियसली प्रोडक्ट, जैसे कि कैमरा, लाइट्स। सेकंड आता है सर्विस, जैसे कि अगर आप किसी को वीडियो एडिटिंग करके दे रहे हो तो उसके बदले आपको पैसे मिल सकते हैं। थर्ड होता है शेयर्ड रिसोर्सेज, जैसे कि अगर आपने जिम खोल लिया है और वो जिम के इक्विपमेंट्स कई सारे लोग यूज़ कर सकते हैं। फोर्थ होता है सब्सक्रिप्शन, जैसे आपने कोई नेटफ्लिक्स बना लिया, वहाँ पे आप सब्सक्रिप्शन बेच रहे हो। फिफ्थ होता है रीसेल, मतलब एक जगह से कोई चीज़ को सस्ते में खरीदना और फिर उन्हें थोड़ा सा प्रॉफिट मार्जिन के साथ दूसरों को बेचना। सिक्स्थ होती है एजेंसी, जहाँ आप एज अ मिडलमैन कई बार काम करते हो किसी और के प्रोडक्ट या सर्विस को किसी और तक पहुँचाने के लिए। सेवन्थ होता है ऑडियंस एग्रीगेशन, यहाँ पे आप बहुत सारे लोगों को एक जगह पे इकट्ठा करते हो, जैसे कि फेसबुक। एट्थ होता है लोन, किसी को पैसे मतलब उधार पे देना। नाइन्थ होता है लीज, जहाँ अगेन कुछ टाइम के लिए आप कोई प्रोडक्ट को लीज पे देते हो। 10th होता है ऑप्शंस, इसके एग्जाम्पल में ऑथर बेसिकली मूवी टिकट्स, लाइसेंसिंग राइट्स, ये सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। 11th होता है इंश्योरेंस, जहाँ पे आप एक अच्छे फ्यूचर के बदले में अभी कुछ पैसे लेते हो। और लास्ट 12th होता है कैपिटल, जो बेसिकली एंजल इन्वेस्टिंग से रिलेटेड बातें हैं। तो ये 12 चीज़ें हैं जिनमें से किसी भी चीज़ पे फोकस करके आप लोगों को वैल्यू दे सकते हो, और यह है पहला स्टेप, पहला पार्ट एक अच्छा बिजनेस क्रिएट करने का। इसके बाद आते हैं हम सेकेंड पार्ट पे, जो है मार्केटिंग। ऑथर बोलते हैं ना, मार्केटिंग इज एन आर्ट एंड साइंस ऑफ फाइंडिंग द राइट प्रोस्पेक्ट्स, पीपल हु आर एक्टिवली इंटरेस्टेड इन व्हाट यू आर ऑफरिंग। अब देखो, एक बार आपने कोई वैल्यूएबल प्रोडक्ट बना लिया है, सर्विस बना ली है, या कुछ भी उन 12 में से चीज़ों में से, तो अब आपको चाहिए कि कैसे वो प्रोडक्ट या सर्विस आप सही लोगों तक पहुंचा सको। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर आपका प्रोडक्ट कोई लिपस्टिक है तो आप ऐसी जाके किसको भी नहीं बेच सकते हो, हर कोई उसके अंदर इंटरेस्टेड नहीं होगा, कुछ सिलेक्टिव लोग ही उस चीज़ में इंटरेस्टेड होंगे। तो वो सिलेक्टिव लोगों तक पहुंचने के लिए जिसकी ज़रूरत पड़ेगी आपको, वो है मार्केटिंग। और इसके अंदर ऑथर रूल नंबर 1 यही बोलते हैं मार्केटिंग का, ये है कि आपका जो पोटेंशियल कस्टमर्स है ना, उसका अवेलेबल अटेंशन बहुत लिमिटेड है। इसीलिए आपको कुछ बोरिंग नहीं बल्कि कुछ इंटरेस्टिंग करना पड़ेगा उनका अटेंशन ग्रैब करने के लिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल, एक एडम पेसिटी नाम का इंसान था, उसे बहुत टाइम से ना जॉब नहीं मिल रही थी। उसने कई सारे सीवीज, रेज्यूमे यहाँ वहाँ भेज के रखे थे, बहुत पैसे इन्वेस्ट किए थे, बट फिर भी उसको जॉब नहीं मिल पा रही थी। इसलिए फिर उसने फाइनली क्या किया पता है, उसके पास जो लास्ट 500 यूरोज बचे हुए थे वो उसने स्पेंड कर दिए एक बिलबोर्ड लगाने में। ऐसा टाइप का उसने एक बिलबोर्ड लगाया और लिख दिया, आई स्पेंड माई लास्ट 500 यूरोज ऑन दिस बिलबोर्ड, प्लीज़ गिव मी अ जॉब। ना ये जो अप्रोच था वो बहुत ही हटके था, डिफरेंट था, एक पर्पल काउ स्ट्रैटेजी थी। इसलिए ये जो बिलबोर्ड था वो बहुत वायरल हो गया और धड़ाधड़ उनको बहुत सारे जॉब ऑफर्स आने लग गए। ऐसी वन ऑफ द मोस्ट फेमस मार्केटिंग टेक्निक जो यूज़ करी गई थी वो एप्पल ने की थी। तो पहले एक टाइम था ना जब सॉन्ग्स के लिए अलग अलग सीडीज लेनी पड़ती थी, वॉकमैन लेने पड़ते थे बड़े बड़े, एक कैसेट में यूजुअली इतने ज़्यादा सॉन्ग्स नहीं होते थे। लेकिन फिर जब आईपॉड लॉन्च हुआ तो स्टीव जॉब्स ने उसकी मार्केटिंग ऐसे करी कि 1000 सॉन्ग्स इन योर पॉकेट। और ऑब्वियसली ये लाइन जो थी वो बहुत ही एंटाइसिंग थी। हर इंसान जो सॉन्ग सुनना पसंद करता था वो ये लाइन से बहुत अट्रैक्ट हो गया कि ऐसा कैसे हो सकता है, 1000 सॉन्ग्स पॉकेट में कैसे हो सकते हैं। और ये चीज़ एक बहुत वायरल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बनी जिसने आईपॉड को बहुत सक्सेस दी। ये हो गया सेकंड पार्ट। अब ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ती है मार्केटिंग करते टाइम, लेकिन अभी के लिए सिर्फ ये चीज़ याद रखो कि जो आपके प्रॉस्पेक्ट्स हैं ना, वो हमेशा ये डिसाइड कर रहे होते हैं कि किस चीज़ पर अटेंशन देना है और नहीं देना है। इसीलिए जब आप ऐसी मार्केटिंग करते हो जो स्पेसिफिकली उनको टारगेट करता है, जिससे उन्हें लगता है कि नहीं ये वाला मैसेज तो सिर्फ मेरे लिए बनाया गया है, तो वो चीज़ उनका अटेंशन ज़्यादा ग्रैब करती है। इस चीज़ को याद रखो। इंस्टेड ऑफ टारगेटिंग एवरीवन, उनको टारगेट करो जो एक्चुअल में आपके प्रोडक्ट को पसंद करेंगे, और उनके हिसाब से एड्स या फिर सारी चीज़ें करो। अब एक बार आपने अच्छे से मार्केटिंग कर ली, फिर आता है थर्ड पार्ट, सेल्स। मार्केटिंग में क्या होता है कि आपके प्रोडक्ट के बारे में लोगों को सिर्फ पता चलता है, वो अवेयर हो जाते हैं कि आपका कुछ ऐसा प्रोडक्ट या सर्विस है। सेल्स एक्चुअल में उन प्रॉस्पेक्ट्स को आपके कस्टमर्स में बदलता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और सेल्स इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि आपके कस्टमर्स आपके ऊपर कितना बिलीव करते हैं, कितना वो आपके ऊपर ट्रस्ट करते हैं। बिकॉज अगर ट्रस्ट नहीं तो कुछ भी नहीं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, मान लो आप ट्रेन स्टेशन पे खड़े हुए हो, एक आदमी आपके पास आता है और वो बोलता है कि तुम मुझे 100 रुपये दो और मैं तुम्हें 500 रुपये की नोट दूंगा। अब ये चीज़ अगर लॉजिकली देखा जाए तो बहुत फायदे की डील है, सीधा आपको 400 रुपये का प्रॉफिट होने वाला है, बट स्टिल आप उससे वो चीज़ नहीं लोगे। कहीं ना कहीं आपको डर लगेगा कि यार ये मुझे ठग रहा होगा, कुछ तो गड़बड़ है, नोट नकली होगी। ये सब थॉट्स आपके दिमाग में आएगी। क्यों? क्योंकि आप उस पर ट्रस्ट नहीं करते। बट वहीं फॉर एग्जाम्पल समझो
वही सेम इंसान आया है और बाजू में आपका एक दोस्त भी आ गया जिसे आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हो कि वो बोलता है नहीं नहीं ये सही इंसान है, इसको बस 100 की नोट्स जमा करनी है, कुछ नंबर्स जमा करने हैं, इसके लिए वो सारे नोट्स ले रहा है, या ऐसा कुछ भी रीज़न आपको देगा, तो आप बहुत जल्दी बिलीव कर लोगे कि हाँ ठीक है, और आप शायद उसे दे दोगे पैसे। अब आप बोलोगे कि लोगों को ट्रस्ट कैसे कराया जा सकता है, इसीलिए कंक्लूजन में यही बोलना है कि अगर आपको सेल्स अच्छे से करना है तो आपको लोगों का ट्रस्ट जीतना पड़ेगा। और आप ट्रस्ट कैसे जीत सकते हो? वेल, उसके लिए एक बहुत अच्छी चीज़ है जिसे बोलते हैं सोशल प्रूफ। अगर आप अपना प्रोडक्ट जो आपने ऑलरेडी जिन लोगों को बेचा है उनके कुछ अच्छी टेस्टिमनीज बना लेते हो, या फिर कुछ ऐसे लोग हैं जो वाउच कर सकते हैं कि आप सही सर्विस और प्रोडक्ट देते हो, सोशल प्रूफ मिलता है, तब लोग आप पे ट्रस्ट करने लग जाएंगे। इसलिए आप देखना कई बार जो कंपनीज होती है वो बड़े बड़े सुपरस्टार्स या फिर ऐसे बड़े ब्रांड वाले लोगों से एडवर्टाइजिंग कराते हैं करोड़ों रुपए देके। क्यों? क्योंकि उनको पता है जब वो उनको करोड़ों रुपए देंगे तो करोड़ों लोगों को विश्वास होने लग जाएगा कि हाँ ये जेन्युइन कंपनी है और उनसे बाय करेगी। ऐसे आपने अमेजोन पे भी देखा होगा सोशल प्रूफ का एग्जाम्पल, जो 5 स्टार रेटिंग्स होती है, कमेंट्स होते हैं, ये सारी चीज़ें क्या होती है? सोशल प्रूफ होता है। वो जो मैंने ट्रेन वाला पहला एग्जाम्पल भी आपको बताया जिसके अंदर आपका फ्रेंड आके आपको समझा रहा था, तब आपने उस पर बिलीव कर लिया, वो भी एक तरीके का सोशल प्रूफ था। और सोशल प्रूफ के अलावा भी एक तरीका होता है जिससे आप लोगों का ट्रस्ट जीत सकते हो, वो है कंसिस्टेंसी। अगर आपका कोई प्रोडक्ट या सर्विस है जिसके बारे में बार बार लोगों को मालूम पड़ रहा है, बार बार वो आपको देखते जा रहे हैं सोशल मीडिया के थ्रू, आपके कंटेंट के थ्रू या किसी भी मीडियम के थ्रू कंसिस्टेंटली, जब आपका नाम या आपका प्रोडक्ट लोगों के सामने आता रहेगा तो धीरे धीरे उससे भी लोग ट्रस्ट करने लग जाएंगे और इवेंचुअली आपकी चीज़ें खरीदने लग जाएंगे। यह है थर्ड पार्ट। फिर आते हैं फोर्थ पार्ट पे, जो है वैल्यू डिलीवरी। अभी तक देखो आपने एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट बना दिया है, आपने उसकी अच्छे से मार्केटिंग करी, आपने उसके सेल्स भी कर लिया है। फोर्थ चीज़ जो आपको करने की ज़रूरत पड़ेगी वो है वैल्यू डिलीवरी। मतलब वो प्रोडक्ट या सर्विस को अच्छे तरीके से लोगों को देना जिससे आपका कस्टमर सेटिस्फाइड रहे। बिकॉज अगर आप जिन चीज़ों का वादा कर रहे हो मार्केटिंग सेल्स के थ्रू, वो चीज़ें अगर आप सही से डिलीवर नहीं करोगे तो लोगों का ट्रस्ट आप पे टूट जाएगा और आप लॉन्ग टर्म में सक्सेसफुल बिजनेस क्रिएट नहीं कर पाओगे। बेसिकली वैल्यू डिलीवरी के अंदर वो सारी चीज़ें आती है जो ये इंश्योर करती है कि आपका हर एक पेइंग कस्टमर हैप्पी और सेटिस्फाइड रहे। देख लो, आप दुनिया के सारे बेस्ट और बड़े बड़े बिजनेसेस हमेशा अपने कस्टमर्स को खुश रखने के लिए बहुत कुछ करते हैं। इनफैक्ट ऑथर बोलते हैं आपको भी अपनी कस्टमर्स की एक्सपेक्टेशन को एक्सीड करना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने एक ऐड देखा सोशल मीडिया पे जिससे आपको मालूम पड़ा कि यार ये जो रेस्टोरेंट है ना वो बहुत अच्छा है, यहाँ का खाना बहुत बढ़िया मिलता है, हर एक चीज़ सही है। लेकिन फिर जब आप रेस्टोरेंट चले जाते हो, एक बार खाना ऑर्डर दे देते हो, तब आपको मालूम पड़ता है कि यार वो लोग की जो सर्विस है वो बहुत ही ज़्यादा घटिया है और खाना भी जो आया है वो क्वालिटी और अप टू द मार्क नहीं है। तो क्या आप वापस से उस जगह पे जाओगे या फिर क्या आप उस रेस्टोरेंट को और किसी लोगों को रिकमेंड करोगे? ऑब्वियसली नहीं करोगे। और यहीं पे मैक्सिमम बिजनेसेस गलती कर देते हैं। कई बार लोग सोचते हैं कि बस एक बार कस्टमर से पैसे निकलवाने हैं, उसके बाद की वो लोग फिक्र नहीं करते हैं। जबकि वो लोग ये नहीं समझते हैं कि अगर वो लोग एक कस्टमर की अच्छे से वैल्यू डिलीवरी कर देंगे तो वो एक कस्टमर 10 और कस्टमर्स को लेके आ सकता है और वो भी रिकरिंग रेवेन्यू जनरेट कर सकता है। इस बुक में ऑथर ज़ैपोस का भी कई सारे एग्जाम्पल देते हैं कि कैसे वो जो ज़ैपोस वाले थे ना, कई बार वो लोग हमेशा एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा करते थे कस्टमर्स के लिए। एक बार ऐसा कुछ हो गया था कि कस्टमर्स ने फ़ोन किया उनको, उनके पास प्रोडक्ट नहीं था, बट वो कस्टमर सर्विस वाली जो बंदी थी वो कॉल से हट के दूसरे स्टोर में गई, उनके लिए वो प्रोडक्ट अपने कॉम्पिटिटर से जाके खरीद के लाके अपने कस्टमर को दी ताकि उनका कस्टमर सेटिस्फाइड और हैप्पी रहे। मैंने ज़ैपोस के बारे में एक और किस्सा सुना था ऐसा कि एक कस्टमर था जिसको ना ज़ैपोस को कोई तो प्रोडक्ट पसंद नहीं आया था, जाके उसने स्टोर पे बहुत हल्ला मचाया, ये किया वो किया और रिटर्न करने के लिए बोला और ज़ैपोस वाले ने वो चीज़ रिटर्न कर भी ली। बट आपको पता है सीन क्या था? वो जो प्रोडक्ट था वो ज़ैपोस का था ही नहीं, वो किसी और का प्रोडक्ट था और वो आदमी ने गलती से लाके ज़ैपोस को दे दिया था, बट स्टिल ज़ैपोस वाले ने उसे ले लिया। ये दिखाता है उनका लेवल, उनके वैल्यू डिलीवरी का। ऐसी लेवल पे अगर आप भी वैल्यू डिलीवरी करोगे तो आप पक्का बड़ा बिजनेस और सक्सेसफुल बिजनेस क्रिएट करोगे। इसके बाद आता है लास्ट लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसे बोलते हैं फाइनेंस एंड अकाउंटिंग। अब कई सारे लोग यहाँ पे भी बहुत गड़बड़ कर देते हैं। वो लोग वैल्यू क्रिएशन पे फोकस करते हैं, मार्केटिंग भी कर देते हैं, सेल्स भी कर देते हैं, वैल्यू डिलीवरी भी कर देते हैं, लेकिन फिर एट द एंड जब उनके नंबर्स देखे जाते हैं, उनके फाइनेंसेस देखे जाते हैं तो उनके पास पैसे ही नहीं बचते, वो सिर्फ लॉस में जा रहे होते हैं। अपने बिजनेस में अपने कैश फ्लो को समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है और बिजनेस कैश फ्लो में मेनली देखा जाए 2 ही टाइप्स होते हैं, एकदम सिंपल वर्ड्स में। एक होता है इनकमिंग, एक होता है आउटगोइंग। मोटी भाषा में देखा जाए तो आपके जो इनकमिंग होने चाहिए पैसों की, वो आउटगोइंग से हमेशा ज़्यादा ही होनी चाहिए। अगर आपकी आउटगोइंग बहुत ज़्यादा है तो लॉन्ग रन में ये चीज़ सक्सेसफुल बिजनेस क्रिएट करने में काफ़ी प्रॉब्लम दे सकता है। हाँ, स्टार्टिंग में जब आप बिजनेस करने जाते हो तो आपका आउटगोइंग यूजुअली ज़्यादा ही होता है, बट एम यही होना चाहिए कि जो आउटगोइंग का पैसा है वो जल्द से जल्द कम हो जाए इनकमिंग पैसे से, बिकॉज तभी आपकी कंपनी प्रॉफिटेबल बन पाएगी, तभी आपका बिजनेस सस्टेनेबल हो पाएगा। फाइनेंस में कई सारी चीज़ें आती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल प्रॉफिट मार्जिन, जहाँ पर रेवेन्यू माइनस कॉस्ट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू इनटू 100 इज इक्वल टू आपका प्रॉफिट मार्जिन होता है। फिर होता है मार्कअप, फिर आता है वैल्यूएशन जैसी चीज़ें फाइनेंस में,
वैल्यूएशन में बेसिकली आता है बिजनेस का रेवेन्यू कितना चल रहा है, प्रॉफिट मार्जिन्स कितने हैं, बैंक बैलेंस कैसा है, उसके फ्यूचर आउटलुक्स क्या है। ऑथर बोलते हैं कि जो कैश होता है ना वो यूजुअली 3 एरियाज में ज़्यादा जाता है, मूव करता है। पहला होता है ऑपरेशन, जहाँ पे बेसिकली सेलिंग ऑफर्स, बाइंग इनपुट, ये सारी चीज़ें होती है कि आपका जो भी प्रोडक्ट सर्विस है उसको बनाने में जितना भी खर्चा आ रहा है। फिर सेकंड कैश फ्लो जाता है इन्वेस्टिंग में, जहाँ पे आप इन्वेस्ट कर रहे होते हो कुछ ना कुछ चीज़ें, पैसे। थर्ड होता है कैपिटल, जहाँ कई बार लोग बोरो करते हैं पैसे बैंक से या किसी और से, यहाँ से यूजुअली बड़े बड़े कंपनीज में पैसे का फ्लो होता है। फाइनेंस में और भी कई सारी चीज़ें आती है जिसके बारे में डिटेल में नहीं जाऊँगा, जैसे फाइनेंशियल रेशियोज़, लेवरेज रेशियो, लिक्विडिटी रेशियोज़, एफिशिएंसी रेशियो। बट मोटी मोटी बात देखें तो ऑथर बताते हैं ना 4 मेथड्स होते हैं आपके रेवेन्यू को इंक्रीज करने के लिए, जिसमें सबसे पहला होता है इंक्रीज द नंबर ऑफ कस्टमर्स यू सर्व। सेकंड होता है इंक्रीज द एवरेज साइज ऑफ ईच ट्रांजैक्शन बाय सेलिंग मोर। पहला ऑब्वियसली होता है कि जितने आपके कस्टमर्स हैं आप उसको इंक्रीज करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका रेवेन्यू इंक्रीज होगा। सेकंड तरीका होता है जहाँ पे ना आप एवरेज साइज ऑफ ईच ट्रांजैक्शन बढ़ा देते हो। जैसे कि अगर आप पहले सिर्फ 100 रुपये की चीज़ बेच रहे थे तो आप ट्राई करो कि कैसे आप 200 रुपये की चीज़ें बेच सकते हो उन सेम नंबर ऑफ लोगों को। थर्ड होता है इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रांजैक्शन पर कस्टमर। मतलब अगर आपका जो कस्टमर था वो जो साल में सिर्फ एक बार आपसे प्रोडक्ट खरीदता था, तो सोचो कि कैसे आप उस कस्टमर से साल में 3 बार, 4 बार या हर महीने ट्रांजैक्शन करवा सकते हो। या फिर फोर्थ होता है रेज प्राइसेस, जो भी आप ऑलरेडी सर्विसेज दे रहे हो उसके प्राइसेस रेज कर दो। ये 4 कॉमन मेथड है जिससे आप अपने रेवेन्यूज को इंक्रीज कर सकते हो, जिससे आपका इनपुट ज़्यादा हो जाएगा आपके आउटपुट से। ऐसी और भी कई सारी इंटरेस्टिंग बातें ऑथर ने इस बुक में बताई है। अगर आप चाहते हो कि इन सारी बातों के बारे में और डिटेल में और अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स इस बुक के मैं आपके साथ शेयर करूँ तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देना। आई विल बी हैप्पी टू शेयर। देखो, कंक्लूड करने के लिए बोलूँ तो जॉश यही बोलते हैं ना कि कोई भी बिजनेस जिसके अंदर ये 5 चीज़ों में से एक भी चीज़ नहीं रहेगी वो एक सक्सेसफुल बिजनेस नहीं बन सकता है। पहली चीज़ ऑब्वियसली है वैल्यू क्रिएशन। जिस बिजनेस में वैल्यू क्रिएशन नहीं हो रही है वो बिजनेस नहीं बल्कि एक हॉबी है। वहीं सेकंड, जिस भी बिजनेस में प्रॉपर मार्केटिंग नहीं रहेगी वो बिजनेस इवेंचुअली फ्लॉप हो जाएगा। एक बिजनेस जो वैल्यू क्रिएटेड की है उसे सेल्स नहीं कर पाएगा तो वो एक नॉन प्रॉफिट कहलाएगा। एक बिजनेस जो प्रॉपरली लोगों को वैल्यू नहीं दे पाएगा प्रॉमिस करने के बाद, पैसे लेने के बाद, तो वो यूजुअली एक स्कैम कहलाएगा। और लास्ट, एक बिजनेस जो प्रॉपर फाइनेंस मेंटेन नहीं कर पाएगा अपने, वो इवेंचुअली फिर क्लोज हो जाएगा। इसलिए इन 5 चीज़ों के ऊपर ज़रूर ध्यान दो। अगर आप चाहते हो कि इन 5 चीज़ों के ऊपर और डिटेल में मैं वीडियो बनाऊं और बातें इस बुक के अच्छे से शेयर करूं आपके साथ, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और ऐसी फ्री में बुक की समरीज आप सीखते रहना चाहते हो मुझसे डायरेक्टली, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाओ और शेयर भी कर दो इस वीडियो को उन सभी लोगों के साथ जो लोग बिजनेस में इंटरेस्टेड है, या वो लोग जो लोग MBA करना चाहते हैं बट अभी नहीं कर पा रहे हैं। और मैं आप सबको रिकमेंड करूंगा कि जो लोग भी बिजनेस करना चाहते हैं एक बार इस बुक को जरूर पढ़ना। आपको काफ़ी सारी वैल्यूज बुक में मिलेगी, ठीक है। उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा बुक की, जहाँ से जाके आप ये बुक खरीद सकते हो। अभी के लिए अगर आपको वीडियो ज़रा भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, कमेंट करके भी बताओ आपको क्या चाहिए और नेक्स्ट वीडियो में। और जैसे कि बताया, शेयर कर दो इसको अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ व्हाट्सएप पे। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।